दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, लाइक पोलर रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन एंड यूलर रिप्रेजेंटेशन, वो हमने देखी थी। तो आज का जो एपिसोड है, आज के एपिसोड में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस में हमारे मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह जो है ये हम पढ़ेंगे। ये कहाँ यूज होता है, आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें हम वेक्टर्स को पढ़ाएंगे, वहां पे आप देखना इसका काफी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल्स के ऊपर वापस आएंगे, फंक्शंस के ऊपर वापस लौट के आएंगे और हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे, साइन एंड कोसाइन को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा इस्तेमाल है, इसीलिए मैं साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझे एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ भी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए लास्ट अगर आपको याद हो तो मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, दैट इज -3 + 4 आयोटा। मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो मैंने आपको डायरेक्ट रूल बताया था पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। क्या रूल था जरा देखिए। मैंने आपको बताया था कि आप जो है सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बताओ जरा, -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और एंगल देखना है आप। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड तो बहुत सीधा सीधा होता है। एंगल में देखने के लिए आप क्या करो, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड कर दिया करो बिना सोचे। ये आ गया, इसको थीटा लिख दो। अब यहां पे थीटा नहीं लिखना है, आप ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्वाड्रेंट चेक करो। अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे तो रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो रियल पार्ट मेरा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर होगा उसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका एंगल क्या बन जाएगा, इसका एंगल बन जाएगा π - थीटा, और थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। सही है, तो अब आप बताइए, ये बन गया 5 एट एन एंगल ऑफ π - थीटा। इसको आप यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, π - थीटा आयोटा, 5e⁻ में लिख दो आप। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब इसका दूसरा प्रोसेस देखते हैं। मतलब अगर कोई पोलर फॉर्म में आपको दे रखा है और उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे वो भी जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, वो एक बार जरा देख लीजिए। तो ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है वो जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लीजिए आपको थीटा दे रखा है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको k0 दे रखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस की लेंथ बताओ और परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ, सामने वाला जो होता है एंगल के वो परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस, तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा k0 cos थीटा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा k0 sin थीटा। आप जानते हो, ठीक है भाई। आप अगर इस लेंथ को x0 मान लोगे तो x0 अपॉन k0 इज cos थीटा। भाई ये लेंथ को अगर मैं x0 मान लूं 1 मिनट के लिए, तो आप बोलोगे x0 अपॉन k0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहां से x0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिमिलरली y0 अपॉन k0 इज साइन थीटा, तो यहां से आप y0 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, k0 साइन थीटा। ये हाइट आपके पास आ जाएगी। अब इसको आप प्रोजेक्शन भी बोलते हो, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस लेंथ। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई होता है। जिस भी साइड के साथ एंगल बनाया गया है, जैसे ये जो एंगल है ये इस साइड के साथ है, और अगर आप इधर ही लेंथ देख रहे हो तो हमेशा कोस लगा दो इसके साथ, और इसके सामने वाली साइड देख रहे हो तो उसमें हमेशा क्या आएगा, साइन। ठीक है, ये जिस साइड के साथ एंगल बनाया गया है उसके ऊपर प्रोजेक्शन देखोगे तो कोस आएगा, और उसके सामने वाले साइड पे प्रोजेक्शन देखोगे तो साइन आएगा। अब ये जो प्रोजेक्शन वर्ड मैंने यूज किया है ये क्या चीज है, प्रोजेक्शन होता है परछाई। ये कैसे देखते हैं जरा देखिए दोस्तों। अगर मैं दो एक्सिस ले लूं, सोचिए रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको आप एक्स या वाई एक्सिस भी बोल सकते थे। इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। और मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे कोई लेंथ है, k0 लेंथ है, और ये कुछ एंगल बना रही है थीटा। मुझे इसकी परछाई देखनी है, इसका प्रोजेक्शन देखना है, रियल एक्सिस पे क्या होगा, और इसका प्रोजेक्शन देखना है इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा। तो क्या करोगे दोस्तों, प्रोजेक्शन देखने के लिए, प्रोजेक्शन देखने के लिए आप सूरज की किरणें डालो इसके ऊपर। जिस एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन देखना है उसके परपेंडिकुलर आप सूरज की किरणें डाला करो।
अगर मैं सूरज की किरणें डालूंगा दोस्तों, तो जरा देखिए ये वाली जो किरण होगी ये डायरेक्ट ब्राइट स्पॉट बनाएगी यहां पे, तो यहां पे परछाई बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो सूरज की किरण डायरेक्ट आ गई है, रोशनी आएगी यहां पे। बट अब सोचिए कि ये जो किरण है, ये वाली जो किरण है, ये वाली जो रोशनी है, लाइट है, ये ब्लॉक कर देगा ये रोड ने ब्लॉक कर दिया, इस लेंथ ने ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगी, इसकी परछाई बनेगी, ये इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये जो लेंथ है मेरी, ये प्रोजेक्शन बनेगी यहां पे, यहां तक इसका प्रोजेक्शन आएगा। और इसकी लेंथ क्या बनेगी, ये बनेगी k नॉट कोस थीटा, k नॉट कोस थीटा। जिस भी साइड के साथ एंगल बन रहा हो, याद रखिएगा, उसके साथ क्या बनेगा, कोस थीटा। क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ले सकते हो भाई, ठीक है। और आप ये साइड निकाल लो, तो इस साइड के साथ क्योंकि एंगल बन रहा है इसका, तो कोस थीटा में आप लिख दो। तो ये एक तरह से प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप बताइए, अगर मुझे इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना होगा तो क्या करेंगे। अगर आपको इस इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है तो सूरज की किरण इसके परपेंडिकुलर ऐसे डालो। तो अगर आप सूरज की किरणों को ऐसे डाल रहे हो दोस्तों, तो आप सोचिए परछाई कहां तक बनेगी। ये किरण परछाई नहीं बनाएगी, बट ये जो किरण है ये परछाई बनाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और कहां तक बनेगी परछाई, यहां तक बनेगी, इस हाइट तक। तो ये जो हाइट है ये मुझे निकालनी है, ये इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा। कितना होगा बताओ जरा, ये हाइट और ये हाइट बराबर ही आएगी, तो ये हाइट क्या बनेगी, ये थीटा के सामने वाला एक्सिस है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड है ये, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी k नॉट साइन थीटा, ठीक है भाई। तो यहां पे ये लेंथ भी फिर क्या आ जाएगी, k नॉट साइन थीटा। तो सीधा सीधा एक थंब रूल याद रखो, जिस एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है, पहले ये देखो कि एंगल उस एक्सिस के साथ है क्या। अगर एंगल किसी भी रोड का जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, अगर उसका प्रोजेक्शन देखना है, उसकी परछाई देखनी है, और जिस एक्सिस पे देख रहे हो उसके साथ अगर एंगल दे रखा है, तो हमेशा उसके साथ कोसाइन आएगा, और ऑपोजिट के साथ, उसके परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ साइन आएगा। ये एक सीधा सीधा रूल याद रखो, ठीक है। यहां पे कोसाइन में आएगा, यहां पे साइन में आएगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है मेरा प्रोजेक्शन। अब सुनिए भाई, तो यहां पे अब हम इसका इस्तेमाल करते हुए पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो। कैसे, जरा देखिए। अगर मान लीजिए कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है r एंगल थीटा, और मुझे इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे जरा देखिए। ये मेरे पास रियल एक्सिस है और ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा r और ये है मेरा थीटा। अब बताओ, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे दिखाया जाएगा, r एंगल थीटा को यहां पे दिखाऊंगा मैं। बट इसी को कार्टेशियन में अगर मुझे दिखाना होगा तो क्या करेंगे बताओ। आप ये बताओ, इस पॉइंट को रियल में कितना दिखाओगे और इमेजिनरी में कितना दिखाओगे। इस पॉइंट तक चलने पहुंचने के लिए रियल में कितना चले और इमेजिनरी में कितना चले हो। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन चाहिए भाई आपको। तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, r कोस थीटा, और ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो अगर इसी नंबर को अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे, r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा आई कैप। सही है भाई। ये मेरा क्या हो जाएगा, यही जो r एंगल थीटा है, यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको आप इस तरह से दिखाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। सोचिए, एक आपको दे रखा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा आपको, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ये पोलर फॉर्म में है। ये 6 उसका मैग्नीट्यूड है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, और 60 डिग्री पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 cos 60 प्लस 6 sin 60 आई कैप। ये जो है ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर मैं बोलूं 10 एंगल 150 डिग्री, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये 150 डिग्री, तो इसको कैसे लिखोगे, सिंपल रूल, 10 cos 150 प्लस 10 sin 150 आयोटा। कुछ नहीं सोचना, ऐसे आप ओपन कर दो तो कार्टेशियन में बन जाएगा ये। ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे दिया जाए पोलर फॉर्म में तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन से पोलर में कैसे आते हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अब जरा देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशंस कैसे हम लगाते हैं। अब ऑपरेशंस में आपके एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सब निकालना सीखते हैं। लेकिन उसको सीखने के लिए अपने को थोड़े से पहले बेसिक रूल सीखने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अब ऑब्वियसली आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है,
बट जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं मुझे नहीं पता कि वो आपने 10th क्लास में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट फिर भी मैं आपको पहले थोड़े से रूल बताऊंगा। उन रूल्स को आपको याद रखना है क्योंकि वो रूल बहुत सारी जगह पे यूज होने वाले हैं, तो इसलिए उनको आप एक अपने स्टोरेज में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, तो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल हैं, 2 या 3 रूल आपको मैं बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से रूल हैं? सबसे पहला है मेरा कोसाइन रूल। अब ये रूल क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। एक कोसाइन रूल होता है, एक साइन रूल होता है, तब दोनों को देखना है। तो पहले जरा देखते हैं कोसाइन रूल क्या कहता है। कोसाइन रूल कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखना भाई, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये साइड है ए, ये साइड है मान लीजिए बी और ये साइड है सी। इनकी लेंथ हमें दे रखी है साइड्स की, और ये एंगल है मान लीजिए मेरे पास थीटा, ये एंगल है मेरे पास फाई, और ये एंगल है मान लीजिए मेरे पास एल्फा। ये 3 एंगल मुझे दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है थीटा, फाई एंड एल्फा। अब क्या करें बताओ? अब मान लीजिए आपको ये एंगल दे नहीं रखे, माफ कीजिएगा, एंगल नहीं दे रखे, आपको इस साइड्स की लेंथ दे रखी है। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है कि ये जो थीटा है या ये फाई है या ये अल्फा है, इनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कोस थीटा को लिखूंगा तो कोस थीटा क्योंकि ए और सी किससे मिलके बना हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर को माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2ac। इस तरह से लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, इस तरह से लिख सकते हो। इसको सीधा सीधा याद रखिए बस, ठीक है, बिकॉज मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको, इसको सीधा सीधा आप याद रखिए। ऐसे ही अगर मैं फाई की बात करूं तो आप बताओ कोस फाई क्या आएगा, बताओ जरा। कोस फाई जो है वो a और b के बीच का है, तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाली साइड c स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कोस फाई। ऐसे ही आप कोस एल्फा को भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये बड़ी कमाल का रूल है। इसमें अगर आपको साइड्स दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की, जरूरी नहीं है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कैसा भी हो ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी साइड्स आपको अगर पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो। और अगर 2 साइड पता है और ये एंगल पता है तो आप ये वाली सामने वाली साइड भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान में रखिए। अब यहां से एक और चीज को भी आपको पता होना चाहिए, यहां से एक और चीज भी आप थोड़ा सोच सकते हो। कैसे? सोचिए कि अगर मैं ये बोलूं आपको कि भाई मुझे जो है, यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूं आपको, जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास ऐसे ये 2 साइड्स दे रखी हैं किसी ट्रायंगल की और मुझे तीसरी साइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, मुझे ये 2 साइड्स दे रखी हैं, ये a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे सोचिए कि ये 2 साइड दे रखी हैं, ये 2 साइड दे रखी हैं, एक c दे रखा है, एक b दे रखा है मान लीजिए, या c दे रखा है, a दे रखा है और उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। मुझे आपको b वाली साइड बतानी है, तो आप क्या करोगे? आप कोसाइन रूल लगा दो, b वाली साइड आ जाएगी भाई, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो कोसाइन रूल से आपको अगर तीनों साइड दे रखी है तो एंगल निकाल सकते हो, 2 साइड और एक एंगल दे रखा है तो तीसरी साइड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको इसलिए इस रूल को याद रखो, और याद रखना भी बहुत आसान है भाई। जो आप एंगल लिख रहे हो, जैसे थीटा का कोस लिख रहे हो, तो ये क्या है बताओ? ये इन दोनों साइड से के बीच में है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। ठीक है, ये था कोसाइन रूल। नंबर 2 आते हैं माफ कीजिएगा, नंबर 2 आते हैं, और नंबर 2 जो है वो है मेरे पास साइन रूल। साइन रूल, अब ये साइन रूल भी कई जगह पे यूज होगा, जरा देखिए ये क्या कहता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे ट्रायंगल है ABC और उनके बीच का ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए मेरा फाई है और ये मान लीजिए अल्फा है, तो साइन रूल कहता है कि अगर मैं साइन थीटा लूं और उसके सामने वाली साइड क्योंकि b है तो साइन थीटा अपॉन b कर देता हूं, वो चीज बराबर होगी किसके? साइन फाई अपॉन सी के, साइन फाई अपॉन सी, और ये बराबर होगी साइन अल्फा अपॉन a के। तो ये सब बराबर होता है भाई रेशियो। तो जरा देखो, मैं थीटा ले रहा हूं साइन का, तो उसके सामने वाली साइड ले रहा हूं,
फाई ले रहा हूं तो उसके सामने वाली साइड ले रहा हूं, और ये अल्फा ले रहा हूं साइन में तो उसके सामने वाली ए साइड ले रहा हूं। ये रेशियो जो है ये बराबर आएगा दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है मेरा साइन रूल। अब ये भी कई जगह पे इस्तेमाल होगा, बट मैं एक और रूल बताना चाह रहा हूं आपको, जरा देखिए कैसे। वो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन के लिए, वो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, सुनिए भाई। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है, और वो मान लीजिए ऐसे हैं, या मान लीजिए मेरे पास दो साइड्स हैं ऐसी, एक ए साइड है और एक बी साइड है, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो या साइड्स मान लो, इसको थीटा मान लो और इसको मान लीजिए फाई मान लो, ठीक है, इसको थीटा और इसको फाई मान लो। तो अगर मैं इन दोनों को बैक टू बैक लगा दूं, बैक टू बैक लगाने का क्या मतलब है, जरा देखिए। बैक टू बैक लगाने का मतलब है कि पहले आप ए को बनाओ, और जो बी है ना, जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, वो ए के जहां पे ए खत्म हुआ है वहां से आगे को बी बना दो, इसको आप बी लिख दो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ऑब्वियसली आप यहां पे पहुंच गए हो, और ओरिजिन से अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो तो ये डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इस डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूं फिलहाल के लिए। तो ये डिस्टेंस आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। एक रूल है, उसको आप याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक जो है, या दो साइड्स दे रखी हैं, एक साइड एंगल थीटा पे है, एक साइड एंगल फाई पे है, और इनकी लेंथ आपको दे रखी है, तो अब हम क्या कर रहे हैं बताओ। पहले ए को लगा रहे हैं, और जहां पे ए खत्म हुआ उसके बाद जैसा ये बी था बिल्कुल इसके पैरेलल यहां से शुरू कर रहे हैं, और यहां पे हम लैंड कर गए, अल्टीमेटली यहां पे हम आ गए हैं। तो ओरिजिन से अगर यहां की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी हो तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, यहां से आइए, इसमें आप देखिए, इसमें ये फाई है, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा फाई माइनस थीटा। और अगर मैं इस लेंथ को आर बोल दूं तो आर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे भाई, आर को लिखोगे, यहां से देखो इस डायग्राम में ए और बी, पहले ए चले फिर बी चले, तभी तो आर पे पहुंचे। तो इसका मतलब आर को लिखने का बड़ा सीधा सीधा तरीका है, बड़ा सीधा सीधा रूल है देखने का। क्या वो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू कोस ऑफ इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल क्या है, फाई माइनस थीटा। आप इसको बस याद रखिए। इसका प्रूफ भी मैं करवा सकता हूं, बट प्रूफ थोड़ा सा लेटर ऑन करेंगे हम, ठीक है। बट फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए ऐसे दो साइड्स है मेरी, या ऐसे दो लेंथ है मेरी अलग अलग एंगल पे, तो पहले मैं ये लेंथ चलाऊं और फिर जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद ये लेंथ चलाऊं, बट यहां से चलाऊं, जहां पे पहला खत्म हुआ उसके बाद वहीं से मैंने दूसरा शुरू कर दिया, अल्टीमेटली मैं यहां पे लैंड कर गया हूं। तो जरा देखो, ये कितने एंगल पे चला था मैं, ये एंगल पे चला था थीटा पे, और ये कितने एंगल पे चला था, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे लैंड कर गया हूं। तो ये ओरिजिन से जो नेट डिस्टेंस में चलूंगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी दोस्तों, वो सीधा सीधा आप यहां से निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच का एंगल देख लो पहले, फाई माइनस थीटा है, तो ए स्क्वायर इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू कोस ऑफ इनके बीच का एंगल, ठीक है, और उसका रूट ले लो। इस तरह से आप ये लेंथ निकाल सकते हो। ये है रूल नंबर 3, इसको भी आपको याद रखना है। ये है रूल नंबर 3। ये 3 रूल को आपको ध्यान रखना है। ये ऑपरेशन में अब काम आएंगे। ऑपरेशन जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो इसका यूज आएगा भाई, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, और अब देखिएगा इसकी एप्लीकेशन भी जरा देखते हैं कि कैसे ये यूज होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऑपरेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन देखते हैं। एडिशन, तो एडिशन में एडिशन और यू कैन से सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस b1 आयोटा, और एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस b2 आयोटा। दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं और दोनों का ऐड करना है। तो ऐड करना बहुत आसान है भाई, रियल में रियल को ऐड कर दो, ठीक है भाई, और इमेजनरी में इमेजनरी को ऐड कर दो। आयोटा बाहर ले लो, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, b1 प्लस b2। सही है भाई। तो ऐड करना बहुत आसान है, कार्टेशियन, दोनों कार्टेशियन में दे रखे हैं।
रियल में रियल को छोड़ दो, इमेजनरी में इमेजनरी को कर दो। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कुछ ऐसा है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, इमेजनरी में से इमेजनरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगा बताओ जरा, a1 माइनस a2, ये तो रियल वाला अलग हो गया, और प्लस आयोटा कॉमन ले लो इनमें से, दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा b1, यहां पे बचेगा माइनस b2, तो b1 माइनस b2 को यहां पे लिख दो। सही है भाई, इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। तो ये तो बहुत आसान था भाई, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन में दे रखे हैं तो उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, इजीली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब दोनों मिक्स फॉर्म में हो, एक पोलर फॉर्म में दे दिया, एक कार्टेशियन में दे दिया, या दोनों ही पोलर फॉर्म में दे दिए, तो क्या करें। जैसे कि देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तो इसमें तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ये तो बहुत आसान है, चलो मैं एक ले भी लेता हूं क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं 2 + 5 आयोटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 4 - 6 आयोटा को, तो बताओ क्या बनेगा। तो रियल यहां पे 2 है, यहां पे रियल 4 है, तो रियल में से रियल को हटाओ भाई, तो क्या बनेगा 2 - 4, ये माइनस को अंदर ले जाओ ना यार, तो बन जाएगा 2 + 5 आयोटा -4 + 6 आयोटा। तो अब आप बताओ ये क्या बना ओवरऑल, ये बन जाएगा -2, रियल पार्ट बनेगा -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा बताओ जरा, 11 आयोटा। ठीक है भाई, इस तरह का मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बड़ा आसान था। तो ऐसे ही ऐड भी करना हो तो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है ना, कहानी बड़ी सिंपल है इसमें। दिक्कत क्या है, सोचिए एक पोलर फॉर्म में आ गया और एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। एक दे रखा है आपको कुछ इस तरह का 10 एंगल 60 और एक दे रखा है 4 + 3 आयोटा। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है पोलर फॉर्म में, यहां पे मुझे पोलर फॉर्म में ही निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, पोलर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखिए एक काम करते हैं, बड़ा आसान है। इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन में। कैसे करोगे, 10 cos 60 + 10 sin 60 आयोटा। ठीक है भाई, 10 sin 60 आयोटा, ये तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और उसमें फिर 4 + 3 आयोटा कर दो। सही है, अब आप बताओ ये क्या बन गया, ये तो 5 आ गया, cos 60 हाफ होता है, तो 5 + 4 9 प्लस ये बताओ इमेजिनरी पार्ट जो है ये क्या है बताओ, ये है 5√3 और ये क्या है, ये है मेरा पास 3 और इसके साथ क्या लगा दो, आयोटा। बोलिए भाई, तो देखो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया 5 और ये बन गया 4, तो 9 आ गया। ये क्या बन गया 5√3 और ये बन गया 3, जोड़ दो, तो ये फाइनल मेरे पास क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया मेरा नंबर। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भाई, आसान है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और इसका एंगल निकालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ये नंबर। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड। सीधा सीधा आप कन्वर्ट करना आप जानते हो, लास्ट एपिसोड में हमने करवाया इसको। ठीक है, इजी है भाई, हो जाएगा। तो इसको आप वापस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं और मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक है मेरे पास 10 एंगल 30 डिग्री और एक है मेरे पास 6 या 10 ही ले लो, चलो 10 एंगल 90 डिग्री, मुझे इन दोनों को ऐड करना है और फाइनल आंसर जो है वो मुझे पोलर फॉर्म में ही चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे भाई, अभी आप क्या करो, दोनों को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, फाइनल रिजल्ट को जो है कार्टेशियन में ही ले आओ और बाद में कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर दो, पोलर में कर दो। बड़ा आसान है। बट मैं अब कार्टेशियन में नहीं आना चाहता, मैं अब इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा। नो डाउट आप कर सकते हो, इसको कार्टेशियन में करोगे तो कैसे करोगे बताओ जरा, 10 cos 30 प्लस 10 sin 30 आयोटा। ठीक है, ये तो ये नंबर हो गया भाई, प्लस बताओ इसमें 10 cos 90 तो 0 होता है भाई, प्लस 10 sin 90 आयोटा। ठीक है भाई, तो ये 10 cos 90 तो खत्म ही हो गया भाई हमारा। तो अब आप बताओ sin 90 मेरा 1 होता है, तो 10 आयोटा बन गया यहां पे। ये क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया 5√3 प्लस 5 आयोटा। ये तो पहले वाला नंबर हो गया और दूसरे वाला नंबर क्या आएगा, 10 आयोटा। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो बनेगा 5√3 प्लस 15 आयोटा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, दोनों का एडिशन आ जाएगा दोस्तों। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा बताओ, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसका एंगल आ जाएगा, लिख दूंगा मैं यहां पे। आसान कहानी है भाई।
इस तरह से आप जो है इस नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये लंबा प्रोसेस है, मैं इस तरह से करना नहीं चाहता। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट ही नहीं करना चाहता, मैं इनको डायरेक्ट क्या रखना चाहता हूं, पोलर में ही निकालना चाह रहा हूं यहां पे आंसर। तो जरा देखिए कैसे हम डायरेक्ट पोलर में कैसे लिखेंगे, तो वो बड़ा आसान है, वो भी आसान है। मैं चाह रहा हूं वो मेथड सीखिए आप, वो मेथड काफी जगह पे यूज होने वाला है आपका, ठीक है, तो इसलिए उस मेथड को जरूर सीख ले भाई, जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए दोनों ही पोलर फॉर्म में दे दिए, एक दे दिया 4 एंगल 60 और एक है मान लीजिए 3 एंगल 90, ऐसे भाई, ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लिए मैंने, और मुझे ये आंसर चाहिए, और ये आंसर मुझे किस में चाहिए, पोलर फॉर्म में चाहिए। तो अब कैसे देखें इसको, जरा देखिए दोस्तों, ये मेरी रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। तो सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आएगा बताओ, ये 60 डिग्री पे आएगा और इसकी लेंथ है 4, तो ये मैंने 4 लेंथ दिखा दी, ठीक है भाई, और कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है यहां से, ठीक है जी। और दूसरा कितने पे बताओ जरा, 90 पे है, ठीक है, तो ये लेंथ है मेरी 3 और ये 90 डिग्री पे है, 90 पे, तो यहां से 90 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, मतलब पहले यहां तक चले आप और फिर आपको 3 लेंथ और चलना है इसके बाद ऊपर की तरफ, 90 डिग्री की तरफ 3 लेंथ और चलना है भाई। आप जो है आप देखो ना, आप पहले इतनी लेंथ चलो ओरिजिन से, फिर इतनी लेंथ चलो, और देखो फाइनली कहां पे पहुंचे हो आप। जहां पे फाइनल पहुंचे हो वहां पे ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है और उसका एंगल क्या है वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे जरा देखो, तो जरा देखिए दोस्तों, हम पहले कितना चले हैं, 4 एंगल 60, तो इसका मतलब 60 डिग्री की तरफ चले ओरिजिन से, और कितनी लेंथ चले, 4 लेंथ, ठीक है भाई, हम यहां पे पहुंच गए। उसके बाद कितना चलना है, उसी में ऐड करना है आपको। आपको कितना चलना है बताओ जरा, 3 एंगल 90, तो 3 90 डिग्री की तरफ चलना है यहां से, और 3 लेंथ चलना है। अब आप यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है, 90 डिग्री तो इधर है ना भाई। अब आप यहां पे पहुंच गए हो, तो जैसे आप यहां पे पहुंचे हो आपको बताना है कि यहां पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है और ये कितने एंगल पे है, ये थीटा बताना है और ये आर बताना है। तो ये कैसे बताएंगे दोस्तों, अभी अभी आपको मैंने क्या समझाया, अभी अभी आपको मैंने समझाया कि ये 2 साइड है मेरी, ठीक है, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, उनके बीच का एंगल बताओ कितना है, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। एक साइड मेरी इधर है और एक साइड मेरी इधर है, ये एक तरह से दो साइड होगी ना भाई, और इनके बीच का एंगल कितना है, इस डायग्राम से देखो 30 डिग्री। तो आप बताओ ये आर में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अब अभी अभी तो समझाया मैंने आपको, आर को कैसे लिखोगे बताओ, ये इन दोनों से मिलके बनी हुई है, एक 4 से और एक 3 से, और 4 और 3 के बीच का जो एंगल देखोगे, यहां से भी देख सकते हो आप, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल है ये 4 और 3 के बीच का है, इसको 4 बोल दो, इसको 3 बोल दो, ओरिजिन से देखा करो हमेशा। तो इनमें बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। तो आप बताओ ये आर क्या निकल के आएगा, अभी अभी आपको लिखवाया मैंने तीसरा रूल नंबर 3। तो आर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, आर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एंगल बिटवीन देम कितना है बताओ जरा, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो वो लिख देंगे 30 डिग्री और इसका रूट ले लो। इस तरह से आप आर को लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट को समझिए भाई, पहले हम ये चले फिर हम ये चले, पहले ये चले फिर हम ये चले, यहां पे पहुंच गए हो, और ये आपको बताना है अब आर क्या आएगा और इसका एंगल क्या आएगा, थीटा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, आर एंगल थीटा। अब ये आर निकालें कैसे, तो ये तो अभी अभी रूल बताया, जब भी आप एक साइड के बाद दूसरी साइड चलते हो और उन दोनों का जब आप फाइनल निकालते हो कि फाइनली कहां पे पहुंचे, तो उसको निकालने का ये रूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो कोस थीटा ये एंगल जो होता है, ये कौन सा एंगल होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो वो यहां से देखा करो ओरिजिनल डायग्राम में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा करो, ये इधर है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री होगा, तो यहां पे 30 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरह से मैं आर को निकाल लूंगा, आसान था। आर तो आ गया भाई, बट अब क्या निकालना है मुझे, अब ये एंगल निकालना है पूरा। अब ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, सोचिए अगर मैं समहाउ ये वाला एंगल निकाल दूं तो मजा आ जाए। ये वाला अगर एंगल आ गया तो उसमें 60 डिग्री ऐड कर दूंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा भाई, बोलिए। अब आप बोलोगे सर ये एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला छोटे वाला एंगल, इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं। ये लेंथ है मेरी 4, ये लेंथ है मेरी 3
और ये लेंथ है मेरी r, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब मुझे फाई निकालना है दोस्तों, तो कोस फाई, कोसाइन रूल लगा दो भाई। कोस फाई क्या बनेगा बताओ जरा, 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू r। और ये आपको r भी पता है, अब आपको सिर्फ फाई निकालना है। एक बार फाई आ गया, उसको 60 डिग्री में ऐड कर दो, थीटा आ जाएगा। समझ आया भाई? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आर भी निकाल सकते हो इसका, और इसका थीटा भी निकाल सकते हो। अब ये कैलकुलेशन आप करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करनी है। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि कितना आसान है दो चीजों को ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ऐड करना। आपको कार्टेशियन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलोगे कि ये मेरा एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, और इनका रिजल्टेंट को देखोगे तो इसी के बाद ये लगा देता हूं मैं 3, इसी डायग्राम में 4 जहां पे खत्म हुआ उसके बाद 3 लेंथ चला, मुझे ये निकालना है भाई, मुझे ये r निकालना है। तो कैसे निकालेंगे r? ये 4 है, ये 3 है, और इनके बीच का एंगल 30 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कोस 30, और उसका रूट ले लो, ये लेंथ आ गई। अगर ये लेंथ आ गई है, उसके बाद ये पूरा एंगल क्या बनेगा इसका बताओ। ये पूरा एंगल के लिए पहले ये एंगल निकाल लो। ये एंगल आप कोसाइन रूल लगा सकते हो। देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है r, ये भी निकाल चुके आप। तो कोसाइन रूल से ये एंगल निकाल लो और उसमें 60 ऐड कर दो। इसका जो एंगल है वो 60 है, ये ऐड कर दो, पूरा एंगल यहां से यहां तक आ जाएगा। तो बड़ा आसान है। अगर आपको ये समझ आया तो इसको आप अप्लाई कीजिए और इससे आप एडिशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्या इससे हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी। जरा देखिए कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक नंबर है 4 एंगल 60, उसमें से माइनस करना है 3 एंगल 30, कैसे करें? बड़ा आसान है भाई। क्या करोगे, इसको लिखो 4 एंगल 60 प्लस कर दो और इसको लिख दो -3 एंगल 30। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव नंबर होता है वो नेगेटिव जो होता है, आपको अगर पिछली क्लास में याद हो, -1 क्या होता था, 1 एंगल 180। आपको याद है -1 नंबर दिखाया था मैंने। जो भी नेगेटिव साइन है वो 180 डिग्री को दिखाता है, बस याद रखिए। जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो 180 डिग्री को दिखाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको लिख सकते हो 4 एंगल 60 प्लस, इस माइनस साइन को हटा दो, 3 एंगल 180 इसमें ऐड कर दो, बस 210। एक ही बात है भाई, ये चीज और ये चीज सेम ही है। इस माइनस साइन को हटाने के लिए बस एंगल में 180 ऐड कर दिया करो और कुछ नहीं करना। एंगल में 180 ऐड कर दिया करो। ये क्यों ऐड हुआ आगे चल के बताऊंगा मैं कि ऐड क्यों किया है, ये आपको समझ आ जाएगा। बट अभी के लिए आप वैसे एक रूल याद रखो, जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो, यहां पे 180 जो भी एंगल लिखा है उसमें 180 ऐड कर दो। अगर ये कोई भी एंगल ना होता, ऐसे होता 0 डिग्री, तो इसको 1 एंगल 180 लिख देते। अगर ये ऐसे होता -1 एंगल 30, तो इसको 1 एंगल 30 तो ऑलरेडी है और 180 इसकी वजह से आ गया, तो 210 डिग्री लिख दो इसको। ऐड क्यों कर रहे हो भाई, बताएंगे क्यों ऐड कर रहे हैं। बस आप सीधा सीधा इतना सा ध्यान रखिए कि माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्लस कर सकते हो। दो वेक्टर आगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आगे। अभी अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आगे तो इनको ऐड कर दो भाई। अभी तो रूल बताया आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का, बड़ा आसान है। या फिर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। जरा देखिए कैसे कैसे करोगे, इन दोनों को दिखाते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को दिखाऊं तो ये है रियल एक्सिस और ये है मेरी इमेजिनरी एक्सिस। अब ध्यान से देखना भाई, एक है 60 डिग्री पे, ये लेंथ है मेरी 4 और ये है 60 डिग्री पे, और एक लेंथ है 3 और 30 डिग्री पे। रियल एक्सिस ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 के बाद 3 अगर चलना होता, यहां पे ऐड अगर होता, तो मैं 4 पहले इधर चलता और फिर 3 में इसके पैरेलल इधर चलता फिर, और यहां पे पहुंच जाता। सही बात है। और ये बनता था मेरा r और उसका एंगल निकाल लेते थीटा। बट इस बार ऐड नहीं है, इस बार क्या है, माइनस, सब्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब इस बार आपको इधर नहीं चलना है, उसके ऑपोजिट चलना है। समझ रहे हो? माइनस का मतलब क्या हुआ, 3। अगर यहां पे प्लस होता, सोचिए अगर ये ऐसे होता 4 एंगल 60 प्लस 3 एंगल 30, तो क्या करते बताओ आप पहले 4 एंगल 60 पे चलते
और फिर 3 एंगल 30 पे चलते, यहां पे पहुंच जाते। तो यहां पे आपको क्या देखना होता, ये ओरिजिन से डिस्टेंस देखनी होती है और उसका एंगल देखना होता, वो फाइनल आंसर आ जाता। बट यहां पे प्लस नहीं है इस बार, यहां पे क्या है, माइनस है। माइनस है तो क्या करोगे फिर बताओ? माइनस है तो आप ऑपोजिट में चलोगे दोस्तों, इधर चलोगे आप, ठीक है, इस तरफ चलोगे और यहां पे पहुंचोगे अब आप। तो यहां पे अब मेरा क्या बनेगा बताओ? यहां पे मेरा आर बनेगा, ये बनेगा मेरा आर, सही है, और ये इसका जो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, वो मुझे निकालना है। अब मुझे ये निकालना है, आर और थीटा निकालना है। तो कैसे निकालें आर और थीटा? बड़ा आसान है भाई, जरा देखो। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, इधर की जरूरत नहीं ना। तो आप बताओ सबसे पहले आर कैसे निकालें? आर के लिए तो वही रूल है, क्या आर के लिए क्या रूल बनेगा बताओ? आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कोस ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है बताओ जरा? एक 60 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे है, तो कोस ऑफ 30 आएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्शन है तो यहां पे माइनस करेंगे दोस्तों इस बार, सीधा सीधा, बस ये इतना सा रूल याद रखिए। अगर यहां पे सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब आप प्लस की तरफ नहीं जा रहे हो, आप उसको उल्टा आ रहे हो, तो यहां पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। और कोस ऑफ उनके बीच का एंगल, एक 60 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे है, तो उनके बीच के एंगल का डिफरेंस कितना है बताओ जरा? ये वाला एंगल का डिफरेंस 30 डिग्री है, तो कोस 30 लिख देंगे। लेकिन यहां पे इस बार माइनस लिखेंगे और इसका क्या ले लो? रूट, ये ले लो रूट। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई? ये आर लेंथ आ गई। बट मुझे तो ये एंगल चाहिए पूरा। अब ये एंगल कैसे निकालोगे? अब जरा गौर फरमाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंगल। इस ट्रेंगल पे ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ है मेरी 4, ये लेंथ है मेरी 3, और ये आर जस्ट अभी कैलकुलेट की है मैंने। अब बताओ मैं क्या ये एंगल निकाल सकता हूं? हाँ, ये एंगल तो फाई मैं निकाल लूंगा भाई। फाई एंगल तो बहुत आसान है, फाई निकाल लो। अगर फाई आ गया तो मुझे पूरा एंगल कैसे निकालोगे बताओ? भाई 4 का एंगल 60 है यहां तक, और उसमें फाई और ऐड कर दोगे तो पूरा एंगल नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी बताओ जरा? वो आएगी 60 डिग्री, तो यहां तक आ गया। उसके बाद फाई ये और आ गया, कोसाइन रूल से फाई और निकाल दो भाई। सीधा सीधा यार, बड़ा ही आसान है, समझ आया? तो इस तरह से आप जो है ये पूरी आप निकाल सकते हो, आर एंगल थीटा जो है इसका कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। जब भी माइनस होगा तो यहां पे रूल में माइनस लग जाएगा, और अगर प्लस होगा तो यहां पे प्लस लग जाएगा। बड़ा आसान है, ठीक है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की 1-2 क्वेश्चन लूंगा मैं, थोड़े सिंपल क्वेश्चन लूंगा जिनको ऐड करना थोड़ा आसान हो हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर चलेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवाइड कैसे करते हैं, और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों फिर हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में बाकी के जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। थोड़ा सा मुश्किल था आज की क्लास, मैं समझ सकता हूं कि उसमें जो ऑपरेशंस जो थे इनमें अलग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन तो पता चली कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है उसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो खैर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्लास को। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम आगे वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको हम देखेंगे और देखते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर भी लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।